नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। एनसीईआरटी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है पॉलिटिकल की। शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक होने की वजह से सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऑथेंटिक की बुकों से ही आते हैं। तोड़ मरोड़ के हुए यहाँ से ही क्वेश्चन देते हैं, तो इनकी हर एक लाइन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। परिचय। लोकतंत्र और विविधता। परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों, असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे। एक मिनट, दोबारा देख। परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच विभिन्नताओं है ना सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। कौन? लोकतंत्र। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक देश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक। मैक्सिको में ओलंपिक की कहानी। ठीक है। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। एक मिनट। कॉलस और स्मिथ को मेरा सलाम। क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा? कार्लोस और स्मिथ को नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर कब की है? 1968 की। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ है ना और जॉन कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकी है। उन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। हाँ, वो जो ऊंचा है उसने स्वर्ण, जो नीचा है उसने कांस्य ना। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने ये जताने की कोशिश की कि अमेरिका अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। सही है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ
अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। ठीक है, कहाँ का ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? नहीं, राजनीति नहीं है। पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे और न स्मिथ, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिया। यार ये तो गलत किया है यार। नॉर्मैन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में स्मिथ और कार्लोस भी थे। ये गजब है यार। 2006 में स्मिथ और कार्लोस भी थे। ऑस्ट्रेलिया का था नॉर्मन। नॉर्मन ये है, देख। ये नॉर्मन है, इसने बिल्ला लगाया है ना अपने सीने पर। इसने स्वर्ण पदक जीता है, इसने कांस्य पदक जीता है। इनने श्वेत के खिलाफ वो है ना, उनका विरोध कर रहे हैं, मुट्ठी बांधे और सिर नीचे कर रहे हैं ना करके। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। बताइए अश्वेत शक्ति का प्रतीक क्या है? 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाया तथा मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी खड़े हैं। वे हैं अमेरिकी दावेदार टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी है। कार्लोस वो है, देख, अपने प्रतिभा के तौर तरीके। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया पीटर नॉर्मन है। पीटर नॉर्मन है भाई, ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर ठीक है इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन दिया। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मन ने। बयान दिया कहाँ है भाई उन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध देखिए मूर्ति बना दी है। दो 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर इंसेट में है। सही है। जब 2004 में नॉर्मन की मौत हुई तो उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस भी थे बीच बहस में। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्लभेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्लभेदी
विरोध सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। डरबन में संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेदी विरोध सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। अमनदीप कौर, सरकारी अधिकारी, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी करार दिया गया है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। जाति भेद को भी रखा। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रिया सामने आई है ना। अमनदीप कौर, सरकारी अधिकारी का ये बयान था। ओइनम समाजशास्त्री, जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। ये समाजशास्त्री है। अशोक, दलित कार्यकर्ता, कृषि मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठना चाहिए। इनमें से किस राय को आप सबसे सही मानते हैं? कारण बताइए। मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती है। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जा सकता है? नहीं, मुझसे ज़्यादा समानता रखती है। मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती है। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। जो रहा है उसको देख लेते हैं। बात बोलें, भेद खोलें। अफ्रो अमेरिकन, श्वेत अमेरिकी या श्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अफ्रो अमेरिकी। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। 1954 से 68। अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। बताते हुए दोषी, ये पढ़ लिया अपन है ना, ये भी पढ़ लिया। अब है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे,
पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हम सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हम समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद है। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। सामाजिक विविधता। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव। सामाजिक क्या है? भेदभाव क्या है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। ये क्या आया है यहाँ? इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है? आपकी कक्षा में अन्य छात्र इससे क्या अर्थ निकालते हैं? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे। दोनों अफ्रो अमेरिकी थे जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी
की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। दोबारा पढ़ते हैं ना। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद हो, ठीक है, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं। किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड को उदाहरण लें तो दोनों ही ईसाई बहुल देश है ना भाई, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। दोबारा देखा ना। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं। ये धर्म है, अलग अलग धर्म है तो धर्म एक ही ईसाई, लेकिन उसमें भी बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। किसके? उत्तरी आयरलैंड। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जब समाज विभिन्नता एक दूसरे से गुथ जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती हैं
वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। सामाजिक विभिन्नताएं, एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। समरूप समाज क्या है? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। सामुदायिक, ठीक है, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। समरूप समाज। दलित कवियों की इन दो कविताओं को पढ़ें। पोस्टर के ऊपर अप्रकट रंगभेद क्यों लिखा गया है? अप्रकट रंगभेद। एक रोज़ किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख। इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। दया पवार। माँ काली काली पतली दे, वह माँ थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए। हम सारे भाई साथ बैठे देखते कि उसकी राह, और अगर वह जलावन न बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। बामन निवालकर NCDHR। इमरान 10वीं कक्षा के सेक्शन ब की छात्रा है। वह 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो-खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन ए की टीम के खिलाफ मैच खेला था। वह बस से घर जाती है और उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। इमराना उनसे भी मिली है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। इमराना के पिता उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उनकी हैसियत का हो। क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वह स्कूल में वह है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। ये पढ़ दिया अपन ने। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। समझ पर आधारित क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कथन कारण वाले। समानता, असमानताएं और विभाजन। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, ठीक है ना। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे
तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। राजनीति और सामाजिक विभाजनों का लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। मतलब अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। परिणामों का दायरा। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है पर वह इस धर्म के प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है। प्रमुख पंथों में 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है। और जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। नेशनलिस्ट है ना, किसका? कैथोलिकों का। कम है जिनका। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है। किनका? कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है। यूनियनिस्ट। नेशनलिस्ट पार्टी किनका करती है? कैथोलिकों का। और प्रोटेस्टेंटों का यूनियनिस्ट, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकारी। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। यूगोस्लाविया में वह धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। कितना हो रहा है पाठ? पढ़ते हैं। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। गणेश विदेश घूमकर आया और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाली रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। महाश्वेता कि रोमानी लोगों का जीवन कैसा है उसे योर्दान का मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं।
उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। ज़रा उनकी पोशाक तो देखिए। आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते? फिर भी हम जब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बलगोरिया करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बात कुछ सुनी सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चों को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी, पर कोई उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोल, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। वह अस्पताल में थी, पर कोई उसे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ के सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे पेट हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चों को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पताल में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतज़ार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा घर में था। ठीक है ना। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बात सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी? यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जयराम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। जयराम पेशा। क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें करते हुए सुना है जैसी योरकांदा और मौद्रुजेनी कह रही थी? अगर हाँ, तो ज़रा ये कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिली तो ये कहानी कैसी होगी। या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें। रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें। पल्ले नहीं पड़ी वही बात। उदाहरण दे रखे हैं अलग अलग देशों के, बुल्गारिया का, रोमानिया का या भारत। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हर अभिव्यक्ति सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं।
एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इस सब की रणनीति देश के विखंडन में नहीं होती। तो दंगे तो भड़कते हैं भाई, दंगे तो भड़कते हैं जब एक को बढ़ावा देते हैं तब। 3 आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्ट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, प्रोटेस्ट या तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है भाई हैं, प्रोटेस्ट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोग मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हो। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। श्रीलंका के केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। क्योंकि ये कम थे तमिल, है ना। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकती है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को
हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। पाठ को समझने में दिक्कत आ रही है भाई। इस तरह किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नता पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। ठीक है भाई, नहीं मानेंगे। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूती होता है, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, अपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं। उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानता इतनी ज़्यादा और गैर बराबरी और न्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखने वाले सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीरें जमा करें या बनाएं। क्या आप खेल के मामले में सामाजिक विभाजन या भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? जोश, नस्लवाद, सामाजिक विभाजन या भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाकर लाभकर होते हैं, और आपके कहने का यह भी मतलब है कि राजनीति एकता पैदा करने वाली शक्ति है। नो ब्लैक, नो डॉग, नो आयरिस, नो रुकिज्म, नो प्रोड्यूस, नो बिगोट्री। लंदन 1966, बेलफास्ट 2005। नो रुकिज्म, नो प्रिज्यूस, नो बिगोट्री। उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्ट और कौतूहली लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हैं। इन दीवारों पर अक्सर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इस तस्वीर में आप यह देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ। यह अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहता है? तो ऐसा सारी दुनिया में होता है। यूरोप में मुझे लगता था कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता है। परिणामों का दायरा। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक या जातीय
विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, समानता असमानताएं और विभाजन, बीच बहस में। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। राजनीति के परिणाम। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। कब और कैसे सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। अब आ रहा है क्वेश्चन, अब इसको बता दे मान जाऊंगा मैं। क्वेश्चन है 5वां, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लागू नहीं होता। चल मान ली बात। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है ना। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। सामाजिक विभाजनों को लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ऐसा नहीं है यार, वही पहले देश है, राष्ट्र प्रेम की भावना जुड़ी होती है, इसके बाद में समाज विभाजन ऋण की बात आती है, जब ये तो कम महत्व की बात रखती है, महत्व रखती है। सबसे पहले महत्व रखता है देश प्रेम। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, किस देश में हो, कौन सा रंग है, कौन सी रूप है, कौन सी भाषा है, वगैरह वगैरह। ये नहीं है, ये घ। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें।
इनमें के 3 बयानों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब व कर देते हैं इसमें, है ना, व। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, मान ली बात। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ये भी सही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन सब जगह है, अलग अलग रूपों में। निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं, तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं। सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं। चल ठीक है, ये सही है ना। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले सकते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप, जब यार ये क्रम में कैसे करना है भाई? राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन का राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। कुछ सामाजिक अंतर एब एक साथ है क्या? एब इसमें है, फिर से क्या है? राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन का आधार राजनीतिक समर्थन जुटाने प्रयास करते हैं। भाई नहीं, ये पता देख रहने को सब सही है, लेकिन ये क्रम से की पूछ रहा है। निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार विखंडन का सामना करना पड़ता है? धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर धार्मिक और जातीय पहचान के आधार विखंडन का सामना करना पड़ता है। क्या है पता? विखंडन का सामना करना पड़ा। धार्मिक और जाति पहचान का विखंडन का सामना करना पड़ा। भारत है। पाकिस्तान अलग हुआ तो था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़े। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की इस घटना से कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे थे? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या क्या थी? उम्मीदें, आशंकाएं। क्या आप अपने बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहाँ उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी, और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतान अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्ट, कैथोलिक हाथ से हाथ डालेगी या इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएगी। मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा
और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा। हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब इस वर्ग की सारी संतान, श्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेगी और इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएगी, मिली आज़ादी, मिली आज़ादी, प्रभु व बलिहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव का अनुरूप कहेगा। हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं, सभी लोग समान हैं। लेकिन राजनीति बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। गलत भी होती है, सही भी होती है, क्योंकि वो वोटों की राजनीति के लिए सांप्रदायिक दंगे भी भड़का सकते हैं, जिससे आपस के धर्मों में इनमें आपसी द्वेष वगैरह पैदा हो जाते हैं। और कभी कभी तो हिंसा या फिर दंगे इतने भड़क जाते हैं कि कर्फ्यू लग जाते हैं काफ़ी महीनों भर तक। तो ये पार्ट था भाई है। आई बात समझ में? समझ में तो नहीं आई है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग पकाने वाला था, ठीक है ना। और दिमाग जब समझ में जब नहीं आती, जब पाठ में भारी भरकम शब्द हो। 3 आयाम सामाजिक असमानता की बात कर रहा है। बुल्गारिया, रोमानिया, भारत ये उदाहरण दे रखा है कि भाई यहाँ ये होता है। परिणाम उदाहरण ये नहीं है कि भारत में भी होता है, विदेशों में भी होता है। जैसे कि कैथोलिक, अब वो ये पूछ लेगा, बताइए कैथोलिक प्रोटेस्टेंट किस निम्नलिखित किस देश में है? बेल्जियम या फिर बुल्गारिया। ये एरिया देख, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड, जब ये अलग अलग सिस्टम है, दोनों ईसाई बहुल है, ठीक है। जैसे कि दोनों में एक हो मुस्लिम धर्म या फिर हिंदू धर्म, ऐसे है, उनमें बटा हुआ हो, ऐसा ऐसा जुगाड़ है। ये बट रहे हैं प्रोटेस्ट और कैथोलिक। प्रोटेस्ट किस में है? उत्तरी आयरलैंड में वर्ग कैथोलिक समुदाय है, और नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। समझे? सो टकराव, समानता, असमानताएं और विभाजन। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।